सुनो कहानी। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। पिछली बार हमने सुना कि नीना ने राजू को लेटर में जो लिख के दिया उसके वजह से राजू के अंदर कुछ बदलाव आ गए थे। सुनील को लगने लगा कि आदमी प्रेम में एकदम कबूतर हो जाता है और राजू ने सुनील से कहा कि उसके लिए एक लेटर लिख दे। सुनील ने लेटर लिखा और राजू उसे लेके महादेव के मंदिर में चला गया। अब आगे। काल्पनिक कहानियां इन्हें ही तो कहते हैं जो असल में झूठी होती है। मैंने पप्पू की झूठी कहानी लिखी थी। पप्पू मुझे साइकिल नहीं देता था क्योंकि मैं उसे ठीक से जानता तक नहीं था। मुझे लगा एक टूटे हुए प्रेमी की कहानी में भला किसको इंटरेस्ट हो सकता है, पर मैं एकदम गलत था। ज्यादातर कहानियां जो प्रसिद्ध हुई है वो हारे हुए प्रेमियों की ही है। उफ। 2 दिन बाद राजू झल्लाया हुआ मेरे पास आया। अबे ये क्या चूतियापा मचा रखा है यार। मैंने जवाब पढ़ा। उस पत्र में सिर्फ 2 लाइनें लिखी थी। बेचारा पप्पू। वो लड़की कौन है? फिर क्या हुआ? मैंने कहा था पप्पू को खत्म कर, तूने और बढ़ा दिया। अबे खत्म ही तो कर दिया, अब क्या करूं? अब नहीं लिखूंगा पप्पू के बारे में, ला जवाब लिखता हूं। अबे फंस चुके हैं। उसने ये लेटर देते हुए भी मुझसे कहा था मुझे पप्पू के बारे में सारा कुछ जानना है। और मीनाक्षी वो? अरे भैया वो तो और तेज निकली। उसने पूछा कि उस लड़की का नाम क्या है। कौन सी लड़की? अरे वही पप्पू की लड़की जिसने उसे चूतिया बनाया। मैं लिख सकता था, थोड़ा बहुत टूटा फूटा, पर पप्पू के बारे में मैं खुद कुछ नहीं जानता हूं। और वो लड़की, मीनाक्षी की दिलचस्पी लड़की में है, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पर वो है कौन? और उसकी छोड़ो, ये पप्पू कौन है? कहानियों के मामले में मेरा नंबर प्रथम था, सो इस बात को मैंने चैलेंज के रूप में लिया। राजू अभी तक वहीं खड़ा था। उसने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली। ये चाय के 10 गुणों की लिस्ट है, जवाब में ये लिख, नीना की दिलचस्पी चाय में जगह। ये कहकर राजू चला गया। अगले लेटर में मैंने पप्पू का जिक्र भी नहीं किया और सिर्फ बात चाय पर ही रखी। 10 गुण चाय के कहकर नीना को चौक पर आने को भी कहा। राजू को अपने चाय के हुनर पर नाज था, पर इससे लड़की इंप्रेस होती है इसके बारे में मुझे थोड़ा संदेह था। पर इस बार जो भी राजू ने कहा मैंने कर दिया। मैंने लेखकों के बारे में पढ़ा है, वो बहुत गहरे सोच कर लिखते हैं और अपने लेखन के बीच किसी तीसरे को नहीं आने देते। मैंने राजू को आने दिया, जिसका नतीजा वही हुआ जिसका मुझे डर था। जवाब बहुत खराब आया। नीना चाय नहीं पीती है। उसने जवाब में ये तक कह दिया कि अगर ऐसा लेटर लिखना हो तो अगली बार से लेटर देने की कोई जरूरत नहीं है। राजू का पहला प्रेम उसका आखिरी प्रेम होने वाला था। टूटे हुए किले के बगल में एक पीपल का घना पेड़ था, वहीं हमारा अड्डा था। मैं सलीम को सारी दास्तान सुना चुका था। राजू कुछ देर में वहां पहुंचा। सुन, तू पप्पू के बारे में ही लिख, पर ये क्या चूतियापा है? राजू झल्ला गया। अबे प्यार की शुरुआत में ही खींच गए, सलीम ने कहा। अबे मुझे तो लग रहा है कि मैं पोस्टमैन हूं। ये सुनील पप्पू की खबर नीना तक पहुंचा रही है और मैं बीच का बंदर। सुनील पप्पू कौन है बे? मीनाक्षी मुझसे पूछ रही थी। और कोई लड़की है जिसने उसकी बजा दी है? क्या है बे ये सब? सलीम ने मुझसे पूछा। मुझे लगने लगा कि ये सब आलोचक है और बतौर लेखक मेरे ऊपर काफी सवाल उठा रहे हैं। मैं कम से कम इन दोनों के सामने अपने लेखन को लेकर बहुत संजीदा था। मैंने संवाद कुछ गहरे से शुरू किया। मुझे अब पप्पू के बारे में सब कुछ जानना होगा। रिसर्च, वो क्या करता है, किससे मिलता है, उसका उठना बैठना वगैरह वगैरह। क्यों? राजू ने पूछा। क्योंकि अगर पप्पू की कहानी खत्म करनी है तो पहले उसके बारे में सब कुछ पता करना होगा। झूठी कहानी लिखना खुद को धोखा देना है। मेरी बातों पर फिर सलीम और राजू की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर शांति छाई रही। फिर सलीम बोला, सुन भाई, जो भी है बस खत्म कर और राजू की सेटिंग अच्छी से करा दे। हाँ यार, एकदम सीधी तो बात है, राजू ने जोर दिया। मैंने जवाब में चुप्पी ही रखी क्योंकि बात मेरी भी समझ के बाहर थी कि किस तरह इसे घुमाया जाए। शाम को मैं मिश्रा टेंट हाउस के सामने खड़ा था। घर से सामने बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। दरवाजा खुला हुआ था। मैंने आवाज लगाई,
पप्पू भाई, पप्पू भाई। पप्पू बिन्याइन में बाहर आया। बिन्याइन छोटी थी। उसके दुबले शरीर पर अजीब से पेट की वजह से नाभि दिख रही थी। पप्पू की उम्र 27 के आसपास लटक रही थी। उसका टेंट का धंधा बहुत जोरों से चलता था। हम सबके बीच में सामाजिक रूप से सबसे सफल आदमी था। अरे सुनील, कैसे आना हुआ? वो आपकी साइकिल चाहिए थी। साइकिल? हाँ, वो थी ना आपके पास, एटलस गोल्ड लाइन वाली। अरे वो पीछे पंचर पड़ी है। मैंने बजाज चेतक ले लिया है, लेकिन उसे गोडाउन के पास रखता हूँ। साला इधर मोहल्ले वाले की गंदी नजर लग जाती है। मुझे तो बहुत दिनों से साइकिल नहीं दिखी, तो मैंने सोचा कि। उसके बाद चुप्पी थी। क्या पूछूं उससे? नाभि के अगल बगल के बाल, पीले दांत, पतली टांगे, कैसे इसके बारे में कुछ भी मैं लिख सकता हूं? मैंने अचानक पूछा, तो आपकी शादी की भी बात चल रही होगी, किससे कर रहे हैं? मैंने ये चुहल में पूछा। पप्पू उम्र में बड़ा था, मेरा दोस्त भी नहीं था। अचानक उसके चेहरे की मांसपेशियां सख्त हो गई। मेरे मजे लेने आया है? क्यों बे? है मजे लेने आया है? नहीं नहीं पप्पू भाई, मैं तो सुनो भाई, मैं जाता हूं। मैं वहां से भाग लिया। मैं सपनों के बारे में सोचता हूं कभी कभी। कैसे हम अपने सपने बटोरते हैं। अपने किसी दोस्त को किसी दूसरे के साथ बहुत खुश देखते हैं तो हम तुरंत एक सपना बटोर लेते हैं कि मैं भी एक दिन किसी के साथ इतना ही खुश रहूंगा। इस सपने के साथ ही एक खाली जगह हमारी बगल में बन जाती है। जब तक वो जगह खाली रहती है, कुछ खलता रहता है। किसी खास चेहरे को देखकर टीस उठती है। लगता है यही तो है वो जिसके साथ मेरी बगल में पड़ी एक खाली जगह भर जाएगी। हम दूसरों के जीवन से बटोरे चित्र को एक खाली कमरे में भरते रहते हैं, फिर धीरे धीरे उस कमरे से उन चित्रों को निकाल कर मिलाते हैं अपने जिए हुए से कि क्या ये जी लिया। मेरे सपनों में मीनाक्षी के चित्र भरे हुए हैं। एक उसके हाथ लिखा खत मिल जाए, एक अपने हाथ से लिखा प्रिय मीनाक्षी वाला खत उसे दे दूं। कितनी बार मैंने लिखा और फाड़ दिया। कितनी सारी खाली जगह में कितना सारा मीनाक्षी का नाम फैला पड़ा है। मैंने सोचा सलीम से मिलता हूं। उसके पास हमेशा कोई ना कोई हल होता है, उसे सब पता है। बाजार से गुजरा तो पान के टब पर बाप दिख गया, लोहिया जी के साथ बतियाते हुए। मुझे हमेशा पता है कि वो मुझे बुलाते हैं सबके सामने अपना रूप दिखाने के लिए। ओए इधर आ, ओए। मैंने पहले नहीं सुनने का विनय किया, फिर सुन लिया। अरे आप यहाँ? इस पूरे गांव को पता है कि इस वक्त मेरा बाप यहीं मिलता है, पर यह बात मेरे पिताजी कभी मानते नहीं है। इसलिए मुझे हमेशा आश्चर्य में उनसे कहना पड़ता है कि अरे आप यहाँ? हाँ, आज इस तरफ चला आया। अच्छा ये बता, सोनाक्षी नाम कैसा है? अच्छा है, मैंने कहा। ठीक है। उन्होंने जेब से एक डायरी निकाली और उस पर सोनाक्षी नाम लिख लिया। अब मेरी उन्हें जरूरत नहीं थी। उनके पास से जाते हुए मुझे कुछ चमका। नाम सोनाक्षी। सोनाक्षी कितना मीनाक्षी से मिलता है। मैं सलीम की दुकान पर बैठा था। उसके पिताजी नेपाली लगते थे। एक छोटा भाई था जो पीछे बैठे हुए शर्ट के कपड़ों में नीले रंग से निशान लगा रहा था। सलीम सामने खड़े होकर पैंट काट रहा था। सलीम और मैं उसके पिताजी के सामने चुप ही रहते थे। सलीम का हाथ कपड़ों पर बहुत तेज चलता था। उसके पिताजी जितनी देर में एक पैंट सिलते थे, सलीम 3 सिल लेता था। सलीम की 2 पैंट और 1 शर्ट की जिम्मेदारी थी रोज। बाकी दिन वो जो करे कोई उसे रोकता टोकता नहीं था। मैंने फिर एक सपना देखा। 2 पैंट 1 शर्ट का, बाकी बचा पूरा जीवन मेरा। तभी सलीम ने कहा चल, और मेरा सपना टूट गया। हम सीधे किले की तरफ गए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठते ही सलीम ने पूछा, क्या पता चला पप्पू के बारे में? वो एक लड़का है, बहुत शर्मीला सा, घर से नहीं निकलता है, अपने घर के पीछे वाले आंगन में बैठा रहता है, सिर्फ मुझसे थोड़ी बहुत बात करता है। वो लड़की कौन है जिसने उसे धोखा दिया था? सोनाक्षी नाम था उसका, बहुत सुंदर लड़की थी। तूने देखा है उस लड़की को? हाँ गजब है वो, तेरी मीनाक्षी से भी सुंदर। रहती कहाँ है? वो पेरू गांव की है। कभी कभी पप्पू जाता है उसे देखने अपनी साइकिल पर। कह रहा था कि एक दिन तुझे भी साथ ले जाऊंगा। पेरू गांव तो बहुत दूर है यार। पप्पू साइकिल पर चल देता है। हाँ,
अरे सलीम, प्यार आदमी को कबूतर बना देता है यार, क्या करें। कहानी सलीम से बातचीत में साफ हो गई। सारा झूठ सलीम को इम्प्रेस करने के लिए बोला और मुझे सोनाक्षी में मीनाक्षी दिखने लगी। सोनाक्षी नाम अचानक कैसे मुंह से निकल पड़ा। मैंने सलीम से मीनाक्षी के बारे में पूछा तो उसने कहा, अबे वो बहुत अमीर घर की लड़की है, उसके पिताजी डॉक्टर है, प्रभात नर्सिंग होम उसी का है। तू प्यार करता है उससे? सलीम मेरी बात पर हंस दिया। सलीम के साथ प्यार जैसा शब्द जाता नहीं है। मैंने क्यों ही पूछा। वो जितना मुझे प्यार करती है मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ। कल 3 बजे उसे मैंने नेहरू पार्क में बुलाया है, अगर आ गई तो मजा आ जाएगा। नेहरू पार्क में? हाँ, उस वक्त कोई होता नहीं है ना, बच्चों के झूले के पीछे वाली बेंच पर उसे बुलाया है, किसी को बताना मत। जलन शब्द नहीं है, वो हमारे शरीर की नसों में जख्म पे नमक सा दौड़ता फिरता है। मैं नहीं चाहता था कि मीनाक्षी सलीम से पार्क में मिले। कुछ देर में मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मैंने सलीम से कहा कि मैं घर जाता हूँ। अरे राजू आने वाला है, रुक जा। ना ना ना, मैं कल सुबह ग्राउंड पर मिलूंगा। मैं अगले दिन ग्राउंड पर भी नहीं गया, घर में दुबका बैठा रहा। बाहर पिताजी की अंग्रेजी की ट्यूशन चल रही थी। घर में 2 ही कमरे थे, एक किचन, दूसरा बाहर का कमरा। ट्यूशन के समय मुझे किचन में रहना पड़ता था। अगर बाहर रहा तो पिताजी अपनी अंग्रेजी में मुझे भी लपेट लेते थे, सो मैं होमवर्क के बहाने से भीतर ही बैठा रहता था। घड़ी का कांटा 1 पर था और कुछ ही देर में 2 पर पहुंच गया था। मीनाक्षी नेहरू पार्क के लिए चल दी होगी। कैसे पहुंचेगी? क्या करेंगे वो दोनों नेहरू पार्क में? मैं किचन में चक्कर लगा रहा था। बाहर पिताजी की आवाज आई, ओए सुन, चाय बना दे एक। मैंने चाय रख दी। चाय उबलने के साथ साथ मेरी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। मेरे भीतर कुछ ऐब है, मेरे भीतर कोई भी बात लगातार बढ़ती जाती है। मुझे चित्र दिखने लगते हैं। मैं इस वक्त मीनाक्षी को देख सकता हूं नेहरू पार्क में घुसते हुए, सलीम से मिलते हुए, और चाय गिर गई। पिताजी ने बाहर से डांट लगा दी। मेरे हाथ से कप भी छूट गया। कप स्टील का था इसलिए फूटा नहीं, पर उसने जो आवाज की उससे पिताजी किचन में आ पहुंचे। क्या पंछी, कहां उड़ रहे हो? जब मेरे बाप को बहुत गुस्सा आता था तो वो मुझे पंछी कहने लगते थे। उड़ना बुरा माना जाता है। हाँ सही है, मनुष्य क्यों उड़े, उड़ते तो पंछी हैं। मैं बेकार में एक चील की तरह नेहरू पार्क के ऊपर चक्कर काट रहा था। मैं अपने बाप के सामने स्तब्ध सा खड़ा रहा। ऐसा अक्सर मेरे साथ होता है। जब मेरी कुछ समझ में नहीं आता तो मैं सन्न हो जाता। मुझे लगता है मेरी एक भी हरकत बात को और बिगाड़ देगी। तो अगर प्रलय भी आ जाए मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा। अबे देख, चाय फिर गिर रही है, गैस बंद कर, बंद कर, अबे बंद कर। अंत में पिताजी ने मुझे एक थप्पड़ जमाया और गैस बंद कर दी। बाहर बैठे बच्चे हंस दिए। मैंने चप्पल पहनी और बाहर निकल गया। बाप अभी भी मार देता था, छोटी बातों पर। विचित्र है, अब मैं बड़ा हो गया था। बाप कभी अपना थप्पड़ जाया नहीं करता था। जब भी थप्पड़ मारता कोई ना कोई हंसने वाला जरूर होता। काश मेरी श्वेत और श्याम मां होती। कम से कम कोई तो होता जिससे बाप की शिकायत की जा सकती। अब आगे क्या होगा? क्या सुनील सलीम का पीछा करते करते नेहरू पार्क में जाएगा? क्या सुनील को उसका प्रेम मिल पाएगा? अब ये जानने के लिए तो आपको सुनना पड़ेगा प्रेम कबूतर भाग 5। शुक्रिया।